दोस्तों आज पेश है मौत का बदला मौत। ये कवर चित्र है दोस्तों। कर्नल करण और कर्नल असलम अपने एक मित्र को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। अपना यार मजाल 5 वर्ष बाद जापान से आ रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। लेकिन इसलिए तो मैंने हफ्ते भर की छुट्टी ली है। तभी घोषणा हुई, जापान से आने वाला विमान 1 घंटा देरी से पहुंचेगा। लो कर लो बात। 1 घंटा और प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हम 1 घंटे तक करेंगे क्या? एयरपोर्ट पर घूमते रहेंगे। आओ। 10-15 मिनट गुजरे घूमते घूमते, तभी एक घोषणा हुई, जाकरलैंड से आने वाला एयरपोर्ट इंडिया का विमान पहुंच चुका है। सारे जहाज आ गए। जमाल का ही जहाज लेट होना था, वह भी आ जाएगा। वो कस्टम काउंटर की ओर चलते हैं, चाहे जहां ले चलिए। जाकरलैंड से आने वाले यात्रियों की कस्टम चेकिंग चल रही थी। यह सूटकेस खोलिए, यह लॉक नहीं है, आप खुद खोल लीजिए। कस्टम चेकिंग के बाद यात्री बाहर जाते रहे। बस एक ब्रीफकेस बाकी है। जी हाँ। अधिकारी ने ब्रीफकेस खोल कर देखा। एक जोड़ी कपड़ा और शेविंग का सामान। बस। हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ और कल ही वापस चला जाऊँगा। कस्टम अधिकारी ने ब्रीफकेस की सिविलिस का निशान लगाया। आप जा सकती है। यस सर, थैंक यू। अपना ब्रीफकेस उठाकर वह लाइन से बाहर निकला। कर्ज, यह सीक्रेट एजेंट कर्नल यहाँ क्या आया है? कुछ रुक कर वह तेजी से गेट की ओर बढ़ा। जल्दी निकल चलना चाहिए। तुमने उस दाढ़ी वाली विदेशी को देखा सलम? हाँ देखा। क्या खास बात है? मुझे लग रहा है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। वह मुझे देखकर चौंका था। शायद आपकी जासूसी रग पड़क रही है। तुम ठीक कहते हो, उसे चौंकने से मुझे शक हो रहा है। वह शायद कोई अपराधी है। मैं उस पर नज़र रखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जमाल को रिसीव करने आए हैं, कुछ देर में उसका जहाज आने वाला है। मैं कस्टम विभाग को किसी दूसरे जासूस को पीछे लगा कर आता हूँ। तुम यहीं ठहरो, जल्दी जाइएगा। कुछ देर बाद दाढ़ी वाला विदेशी एयरपोर्ट की इमारत में ही काफ़ी शॉप में खड़ा काफ़ी पी रहा था। हेलो, आप जाकरलैंड से आए हैं? कौन है यह? यस, मुझे जाकरलैंड घूमने का बहुत शौक है। सुना है वहाँ बहुत सुंदर है। हाँ, सारी मैं इस समय ज़रा जल्दी में हूँ। और वह ब्रीफकेस उठाकर चल दिया। कर्नल साहब ने कहा था कि वह उस पर नज़र रखूं। दाढ़ी वाला एक कॉरिडोर से गुजर रहा था। वह मेरे पीछे आ रहा है। इसका अर्थ है भारतीय जासूस मेरे पीछे लग गई हैं। कॉरिडोर के अंत में टॉयलेट था। मुझे जासूस से निपटना होगा। वह टॉयलेट जा रहा है। टॉयलेट के भीतर पहले अपना हथियार तैयार करना होगा। दरवाज़ा बंद करके उसने पहले अपने चेहरे की दाढ़ी खींचकर अलग कर दी। फिर अपने कोट उतारा और उल्टा करके पहन लिया। बालों में कंघी करके हेयर स्टाइल बदल डाली। ऐनक उतार कर जेब में रख ली। फिर उसने कमोड पर रखा अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें एक सिगरेट केस और लाइटर बाहर निकाला और अपनी गन तैयार करता हूँ। सिगरेट केस और लाइटर उसने किसी तरकीब से आपस में जोड़ दिया। जेब से पेन निकाल कर उसने नाल के रूप में फिट कर दिया। उसका पीछा करने वाला भी टॉयलेट में आ चुका था। उस टॉयलेट का दरवाज़ा बंद है, वह अंदर होगा। तभी दरवाज़ा खोलकर विदेशी बाहर निकला। अरे, यह तो वह नहीं है, लेकिन वह तो मेरे सामने ही भीतर आया था। विदेशी बाहर जाने पर उसने दरवाज़ा पढ़ा। ब्रीफकेस तो यही है, वह दाढ़ी वाला के पास था।
अगले ही पल, ए मिस्टर रुकिए, और आवाज़ सुनकर विदेशी घूमा। रिवॉल्वर जेब में रखकर वह टॉयलेट से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर आकर विदेशी ने टैक्सी ली और रवाना हो गया। कुछ ही देर में भारतीय जासूस शिकारी कुत्तों की तरह मेरी तलाश में होंगे। एयरपोर्ट की लॉबी में यह लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ लगती है। तभी एक इंस्पेक्टर को पहचान कर कर्नल ने पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर दत्त? टॉयलेट में एक लाश पड़ी है, किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कुछ क्षण बाद, ओ माय गॉड, यह तो कस्टम का जासूस है। मैंने इसे उस विदेशी के पीछे लगाया था। ओह, आपने? कर्ण ने इंस्पेक्टर दाढ़ी वाले विदेशी के बारे में बताया। ओह, तो वही हत्यारा है जिसे विदेशी ने की है। वह अवश्य ही अपराधी है। उसका हुलिया पता कर उसकी तलाश का आदेश देता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर तुरंत चला गया। सारी दोस्त, तुम्हारी जान मेरे कारण गई है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हत्यारा को छोड़ूंगा नहीं, बेचारा। मामला विदेश अपराधी का था, इसलिए असलम एयरपोर्ट पर जमाल की अगवानी के लिए छोड़कर उसी समय चीफ जनरल यादव से मिलने चला गया। जनरल यादव को बताना होगा कि एक विदेशी जासूस हमारे देश में आ गया है। जनरल यादव घटना सुनी और बोले, तुमने विदेशी का परिचय लगता था। कोई अंदाज़ा लगाओ वह कौन हो सकता है? कुछ सोचने पर, दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी याद नहीं आया सर। फंटूस हो शायद। फंटूस तुम्हारा मतलब है जाकरलैंड का फ्रीलांस अपराधी जो देश के राज चुरा कर मार्केट में बेचता है? जी हाँ, मुझे उसका चेहरा फंटूस जैसा लगा था। फंटूस का फाइल रिकॉर्ड में मौजूद होगी, तो प्लीज़ वह फाइल मंगवाइए। 1 घंटे बाद कर्नल वापस फ्लैट पर पहुंचा। बहुत देर लगा दी आपने? मैं जनरल के साथ जमाल था। जमाल कहाँ है? जमाल नहीं आया। जहाज के यात्री को देखकर बाद में वापस आया। लो, जमाल का टेलीग्राम। उसमें लिखा है, किसी कारणवश अपने आने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। चलो, यह भी अच्छा हुआ, जनरल ने हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी। हमें फंटूस की तलाश का काम सौंप दिया गया। फंटूस, यह क्या चीज़ होती है? कर्ण बैठकर फंटूस के विषय में बताने लगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला में एक सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश वर्मा 5 सितारा होटल में के कमरे में 3 दिन ठहरा हुआ था। आज रात किसी समय फंटूस को आ जाना चाहिए। सतीश वर्मा का अनुमान ठीक निकला। 11 बजे कमरे में दरवाज़ा पर दस्तक हुई। दरवाज़ा उठकर दरवाज़ा खोला। हेलो डियर, आई एम फंटूस, प्लीज कम इन। आपने आने में देर लगा दी। हाँ, एयरपोर्ट पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। कैसी गड़बड़? कोई खास नहीं। तुमने मेरा काम कर दिया या नहीं? सतीश ने जेब से 3 इंच लंबा कैप्सूल निकाला। काम हो गया है। यह कैप्सूल 3 दिन पहले प्रयोगशाला से चुराया था। इसके अंदर एक माइक्रोफिल्म है। भारत पर बनाए जा रहे स्पेस शटल का फार्मूला मौजूद है। गुड, लाओ यह मुझे दे दो। इस काम की मेहनत के रूप में बैंक में तुम्हारे खाते में $5 लाख जमा हो चुके हैं। फिर लो, यह कैप्सूल तुम्हारा हुआ। अपना सिगार सुलगाकर फंटूस सतीश का सिगार सुलगाया। तुम्हारे देश में तुमने बढ़िया तम्बाकू सिगार नहीं मिलता। एक लंबे कस लेकर धुआं छोड़ा। सचमुच शानदार तम्बाकू है, इसलिए तो मैं इसे पीता हूँ। और फिर तुरंत फंटूस का उठ खड़ा हुआ। ओके फ्रेंड, मैं चलता हूँ। ओके। हाथ मिलाकर फंटूस कमरे से बाहर निकला। गुड बाय। ओके, गुड लक। होटल के बाहर आकर फंटू टैक्सी में बैठा और रवाना हो गया। वह मेरे भाई मेरा शिकार के मजे लूट रहा होगा। और सतीश सोफे में टांगे फैलाकर बैठा था। $5 लाख। अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। उसने शिकार का एक लंबा कस खींचा। शिकार से निकलने वाले माइक्रो बम्प सतीश के चेहरे के मांस के चिथड़े के रूप में बदल दिया। घटना को लेकर जनरल यादव के चेहरे पर परेशानी झलक गई। कमरे
होटल के कमरे में मिलने वाली वैज्ञानिक की लाश सतीश शर्मा की थी कर्नल, और हमें पता है सतीश शर्मा प्रयोगशाला के एक महत्वपूर्ण माइक्रोफिल्म का कैप्सूल चुराया था। तो उसकी हत्या कैप्सूल वही कैप्सूल रहा होगा। हाँ, उसकी हत्या फंटूस ने की है। कमरे में रखे एक गिलास पर उसकी फंटूस की उंगली के निशान मिले हैं, यानी फंटूस ने यह महत्वपूर्ण कैप्सूल प्राप्त कर लिया है। हाँ कर्नल, अब यह मामला साफ हो चुका है। फंटूस उसी कैप्सूल को लेकर भारत आया था और उसने सतीश वर्मा से कैप्सूल चुराने के लिए इस्तेमाल किया। बाद में उसकी हत्या कर दिया। फंटूस गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फंटूस है कहाँ जो उसे गिरफ्तार करे। मेरा अनुमान है कि अब तक बाहर छोड़ चुका होगा। वह वेश बदलने में दक्ष है। अवश्य ही दूसरा जाली पासपोर्ट लाया होगा, जिसके द्वारा वह देश से यहाँ से निकल गया होगा। तो फिर तुम जागरलैंड में जाओ कर्नल, वहाँ फंटूस को तलाश करो और किसी तरह भी फिल्म का वह कैप्सूल वापस लाओ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। क्या जागरलैंड में हमारा कोई एजेंट है? हाँ, वहाँ एक स्थानीय है, मिस्टर मार्कोस, हमारे लिए काम करता है। मैं तुम्हारे पहुँचने की सूचना भिजवा देता हूँ। यह निर्भर है कि फंटूस को तलाश करने की कोशिश करें। 3 दिन बाद कर्नल जागरलैंड के एयरपोर्ट विमान पर उतरा। कैप्टन कर्क असलम भी उसके साथ नहीं आया था। मार्कोस मुझे यहाँ रिसीव करने आया होगा। जनरल ने कहा था कि वह खुद मुझे पहचान लेगा। और कस्टम से निमटकर सूटकेस लेकर उठाकर वह बाहर चला दिया। मिस्टर कर्नल, यस, मेरा नाम मार्कोस है। खुशी हुई आपसे मिलकर। जनरल ने बताया था कि आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे। चलिए, मैं आपको होटल में कमरा दिला देता हूँ, आराम से बैठकर बातें होंगी। सूटकेस मुझे दे दीजिए। नो थैंक्स, मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, यकीन रखता हूँ। वह इमारत के बाहर पार्किंग में मेरी गाड़ी मौजूद है। चलिए, मैं टैक्सी से जाना पसंद करूँगा मिस्टर मार्कोस, आप अपनी गाड़ी से चलिए। सुरक्षा की दृष्टि से यह ज़रूरी हो सकता है कोई हमारी निगरानी कर रहा हो। मार्कोस अपनी गाड़ी से आगे चल दिया और कर्नल एक टैक्सी से पीछा किया। मार्कोस काफ़ी समझदार आदमी लगता है। एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने वाली सड़क सुनसान थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। पता नहीं मार्कोस फंटूस के विषय में जानकारी एकत्रित की है या नहीं। अचानक ओ गॉड, गाड़ी के टुकड़े के रूप में सड़क पर वापस गिरी। उस गाड़ी में बम फटा है साहब, गाड़ी रोको। मार्कोस की जलती गाड़ी से बाहर पड़ा था। कर्ण टैक्सी से उतरा और उस दौड़ा। घायल व्यक्ति को देखना, तुम सहायता का प्रबंध करो। मार्कोस को खींचकर गाड़ी से दूर ले आया। अभी जीवित है मार्कोस। मार्कोस ने आंखें खोली। उसने मुझे मार डाला मिस्टर कर्ण। किसने? मिस्टर मार्कोस, आपकी गाड़ी में बम फटा था। हाँ, यह फंटूस का काम है। मैं कई दिन से उसके पीछे लगा था। फंटूस, मुझे उसके बारे में कुछ बताइए मिस्टर मार्कोस। फंटूस वह कैप्सूल इजरायली जासूस को बेचने वाला है। रॉयल क्लब में सौदा होगा। ओ गॉड, यह तो मर गया। मार्कोस ने गर्दन लुढ़क गई। उसी रात कर्नल जागरलैंड के सर्विस स्टेशन मिस्टर ब्रायन बारहीक के सामने बैठा था। हम कई दिनों बाद मिले हैं मिस्टर कर्नल। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बाप। दरअसल मैं तुम्हारी सहायता लेने आया हूँ। बाप को ले उसके विचार सब कुछ बता दिया। अंत में कहा, हमारे देश में आपके मित्र हैं। हमारा देश आपस में मित्र है। फंटूस जैसे अपराधी हमारा एक रात चुरा कर तुम्हारे, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि फंटूस से निपटने में मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा मिस्टर कर्ण। यहाँ कोई रॉयल क्लब है बाप? हाँ है, लेकिन वह अब अपने नाम के विपरीत सतन है। वह क्लब अच्छा लोगों नहीं जाते। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि फंटूस हमें उसी क्लब में मिल सकता है। ओके।
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रॉयल क्लब में ग्राहकों से भरा था। यहाँ कोई टेबल खाली नहीं है। काउंटर पर चलो, वहाँ स्टूल खाली है। काउंटर के सामने स्टूलों पर बैठे दो एप्पल जूस दो। एक सवाल यह है कि पंटूस को कैसे तलाश किया जाए। तभी बाप उधर देखो। क्या? पंटूस। हाँ, लेकिन उस पर अभी हाथ नहीं डालेंगे। हमें उस इजरायली जासूस से निपटना चाहता हूँ जो कैप्सूल खरीदने आ रहा है। कितनी देर में पंटूस बाहर निकल गया। वह तो गया, जाने दो, अब मुझसे नहीं बच सकेगा। कुछ देर बाद वे दोनों क्लब से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर चल दिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने पंटूस को जाने क्यों दिया? मैं उस पर उस वक्त हाथ डालूंगा जब कैप्सूल बेच रहा होगा। मार्कोस ने मुझे बताया था इजरायली जासूस से उसका सौदा रॉयल क्लब में ही होगा। मुझे क्लब पर नज़र रखनी। फिलहाल तो ऐसा लगता है जैसे हम पर नज़र रखी हुई है। एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। हो सकता है मुझसे निपटने के लिए पंटूस ने गुंडे भेजे हों। उसने मुझे देख लिया था। कर्नल का अनुमान ठीक निकला। अचानक ही पीछे वाली गाड़ी में फायरिंग होनी शुरू हुई। हेडलाइट, डैम इट, वे शटन गन से हमला कर रही हैं। सड़क के किनारे गाड़ी रोको, आप जल्दी। गाड़ी रोक कर दोनों नीचे उतरे। हमलावरों की गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक गई। हमलावर चार थे। चारों के हाथ में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी। कर्नल स्टेनगन वाले पर निशाना लेने की कोशिश में था। बार बार बस्ट मारते हुए उसके सिर में उभरा। दाएं। जब उसी वक्त बाप की चलाई गोली एक अन्य बदमाश को लगी। अपने साथियों को गिरते देख दो गाड़ी में घुस गई। वे भाग रहे हैं। हमें उनका पीछा करेंगे। लेकिन बाप अपनी गाड़ी पर नज़र टायर पर डाली तो शिट, टायर फिस फट गया। स्टेनगन की गोली लगी होगी। अब पीछा करने का विचार छोड़ो, आओ उन लाशों को देखते हैं। कर्नल गुंडों की लाशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाप को वहीं छोड़ वह अपने होटल के कमरे में आ गया। पंटूस मुझे घबरा गया, लेकिन मुझ पर हमला कराया इसलिए खुद सामने नहीं आया। उसे सामने लाने के लिए मुझे एक बार फिर रॉयल क्लब जाना होगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं बाप बोल रहा हूँ। कर्नल, पंटूस को गिरफ्तार करने के लिए मैंने रॉयल क्लब पर रेड करने जा रहा हूँ। नहीं बाप, प्लीज़ बाप, इतनी जल्दबाजी न करो। पंटूस को अपने ढंग से निपटना चाहता हूँ। तुम कल तक ठहर जाओ। कल शाम मैं खुद ही क्लब में जाने वाला हूँ। नहीं, क्यों? अगली शाम। चेहरे पर कुछ मामूली परिवर्तन करण क्लब पहुंचा। पहली नज़र में कोई मुझे नहीं पहचान सकेगा। काफ़ी बहस के बाद करण की बात मान ली। फ़ोन बंद कर दिया। एक टेबल पर बैठकर उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मेरा कॉफ़ी लेके आया। मेरे एक मित्र पंटूस अक्सर क्लब में आते हैं, क्या आ जाएंगे? कुछ पता नहीं साहब, मिस्टर पंटूस को ही पूछ रहे हैं। करण ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा। वह इजरायली लगता है। क्या पंटूस उसी से सौदा कर रहा है? कुछ और लाऊं साहब? नहीं, तुम जाओ। करण बैठे 10 मिनट हुए। पंटूस हाल में प्रविष्ट हुआ। पंटूस। तभी करण बेरे पंटूस से पूछते देखा। बेरा उसे क्या बता रहा है? फिर पंटूस हाल के बने हुए कि फैमिली कैबिन की ओर बढ़ गया। एक कैबिन के भीतर चला गया। शायद वह कैबिन में किसी से मुलाकात करेगा। ओह, वह व्यक्ति भी कैबिन में जा रहा है। तुरंत करण भी कैबिन के बराबर वाले कैबिन में जा बैठा। पंटूस अवश्य इजरायली जासूस से भेंट कर रहा है। मुझे उससे बातचीत सुननी चाहिए। उसने अपनी जेब से एक यंत्र निकाला और दूसरी तरफ आवाज़ कान में पड़ने लगी। तुमने रुपये का प्रबंध कर लिया है? हाँ, आज रात 2 बजे तुम्हें रुपये मिल जाएंगे। गुड। रुपये लेकर तुम यहीं आना। मेरा आदमी तुम्हें कलम के तहखाने में पहुंचा देगा। तुम वहीं मिलूंगा। रुपये लेकर कैप्सूल तुम्हें दे दूंगा, ठीक है?
कर्ण तभी कर्ण कैबिन से वही बेरा प्रविष्ट हुआ। ओह साहब, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताने आया हूँ मिस्टर फंटूस आ गए हैं। मुझे पता है, तुम जाओ एक काफ़ी और ले आओ। बेरा चला गया। बेरा जान बूझ कर भीतर आया था, शायद यह फंटूस का आदमी है। उसने दोबारा दीवार में आला लगाया। अब दूसरी तरफ सन्नाटा था। ओह, शायद वे दोनों कैबिन से निकल गए। कर्ण कैबिन से बाहर निकला। वहरा फंटूस पीछे दरवाजे से बाहर जा रहा है। बेल चुकाने के बाद कर्ण उसी दरवाजे से बाहर निकला। अब फंटूस पर नजरों से अवदल नहीं होने दूंगा। गली में मध्यम प्रकाश जैसे ही आगे बढ़ा, कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंखों देखने योग्य हुई, उसने उठने की कोशिश की। छुरे वाले ने उसके पेट पर बूट की ठोकर मारी, लेकिन इस बार कर्ण कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। जेब से पिस्तौल निकाल ली। एक गुंडे ने चैन का झटका दिया। पिस्तौल कर्ण के हाथ से निकल गई। कर्ण समझ चुका था, यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। वह खाली हाथ ही उनसे भिड़ गया। छुरे वाले व्यक्ति ने कलाई पकड़कर कर्नल के हाथ में आ गई। संभालो इसे। लेकिन वे चार जबरदस्त लड़ाके थे। उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। इस बार कर्ण को संभलने का अवसर नहीं मिला। फिर डंडे की जबरदस्त चोट उसके सिर पर पड़ी। कर्ण की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी गली में कुछ लोग दौड़ने की आवाज़ हुई। गुंडे घबरा कर भाग गए। कर्ण को होश आया तो अस्पताल में था। बाब उसके निकट बैठा था। मैंने तुम्हें वहाँ अकेले जाने से मना किया था ना। ओ बाब, सॉरी। अगर मेरे आदमी ठीक समय पर वहाँ न पहुँचते तो वह लोग तुम्हारी हत्या कर डालते। यहाँ तुम अकेले फंटूस का मुकाबला नहीं कर सकोगी। ठीक है बाब, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा। तुम अब कुछ नहीं करोगे। कल कलम पर रेड करके फंटूस को गिरफ्तार कर लूँगा। तुम्हें आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम अस्पताल में रहोगे। तुम्हारा पिस्तौल गली में मिला था, लेकिन अब वह मेरे पास रहेगा, ठीक है। उसे आराम करने का मशवरा देकर बाब वहाँ से चला गया। कर्ण ने कलाई में घड़ी देखी। 1 बजा है। 2 बजे क्लब के तहखाने में फंटूस वह कैप्सूल इजरायली एजेंट को बेच देगा। उसे पता नहीं कि मैं उसकी बातें सुन चुका हूँ। मुझे अस्पताल से गायब हो जाना चाहिए। बिस्तर से उठा हुआ चुपचाप अस्पताल से निकल गया। पहले होटल चलकर हथियार लेने होंगे। कमरे में पहुंचकर उसने अपने सूटकेस से गुप्त खाने से दूसरा रिवॉल्वर निकाला, जेब में रखा और जरूरी सामान चीज़ें अपने लिबास में छिपा ली। फिर ठीक 2 बजे रॉयल क्लब के पिछले गली में पहुंचा और गुंडे ने उसे बेहोश किया था। फंटूस सोच रहा भी नहीं सकता मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्लब के मुख्य गेट बंद हो चुका था। क्लब के पिछले दरवाजे पर पहुंचकर कर्ण ने एक तार दरवाजे का ताले में डाली। दरवाज़ा खोलकर वह भीतर प्रविष्ट हुआ। यहाँ कोई नहीं है। तहखाने का रास्ता ढूंढना सरल काम नहीं होगा। तभी स्वयं उसकी मुश्किल आसान हो गई। ओह, यह तो वही बेरा है। बाहर आकर बेरा का दरवाज़ा बंद कर रहा था। कर्ण बिल्ली की तरह चलते हुए इसके पीछे पहुंचा। अपने हाथ उठा लो दोस्त, कौन तुम? फंटूस कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। बको मत, मुझे पता है। फंटूस एक इजरायली जासूस के साथ नीचे तहखाने में है। तहखाने में ले चलो वरना गोली मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना। तो मुझे तहखाने लेकर चलो। अच्छा। बेरे ने फिर दरवाज़ा खोला। यह दरवाजे का रास्ता नीचे एक कमरा है, तुम अकेले जाओ। फंटूस मुझे देखेगा तो नाराज होगा। ठीक है, तुम यहीं आराम करो। बेरा नीचे झुककर गिरकर बेहोश हो गया। कर्नल दबे पाँव, वही कमरा है। दरवाजे के निकट पहुंचकर, यह कैप्सूल प्राप्त करने के लिए मुझे एक हत्या करनी पड़ी है और जान का खतरा उठाकर मुझे इंडिया से निकल कर आया हूँ। हम भी तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे रहे हैं। अंदर 2 व्यक्तियों हैं, इसका मतलब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।
अगले ही पर, तुम दोनों अपने हाथ से उठा लो। कर्नल कर्ण, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अपनी टांगों से चलकर। तुम्हारे गुंडे कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सके। अपने इजरायली एजेंट की जेब में हाथ डाला, लेकिन कर्ण सावधान था। आह, अपने देश के दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा फंटूस। और तुम मेरे देश के 2 हत्याएं की हैं, जिसके एक बिल्कुल निर्दोष था, मेरा मतलब कस्टमर, उसने जासूस, कस्टम के जासूस, जिसे एयरपोर्ट के टॉयलेट में मारा। कर्ण के बोलने में व्यस्तता देख फंटूस ने छलांग लगाई। आह, यह रही मेरी देश की अमानत, मेरा मिशन पूरा हुआ। कैप्सूल जेब में रखकर तहखाने से बाहर आया। अब मैं अस्पताल में जाकर आराम करूंगा। बाप को यह बताने की जरूरत नहीं मैं क्या कर चुका हूँ। और आधे घंटे बाद अब अस्पताल के बिस्तर पर गहरी नींद ले सो रहा था। समाप्त दोस्तों।